नमस्कार बच्चों, मैं भावना रावल आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय भाषा और व्याकरण। बच्चों, भाषा का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है और भाषा के माध्यम से ही हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बोलकर या लिखकर। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा और व्याकरण। इन चित्रों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। पहले चित्र में देखिए और दूसरे चित्र में। ये दोनों ही चित्रों में संकेत के माध्यम से अपनी बात या भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। उपयुक्त चित्र में आपने देखा कि सिपाही संकेतों से वाहनों को रुकने का निर्देश दे रहा है तथा अध्यापिका संकेत से चुप रहने का निर्देश दे रही हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य संकेतों के माध्यम से ही अपने भावों और विचारों को समझा सकता है। यह सांकेतिक भाषा है। इस भाषा की अपनी सीमाएं हैं और हर व्यक्ति दूसरे के संकेत नहीं समझ सकता। इन चित्रों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं, यह जान सकते हैं कि संकेत की जो भाषा होती है उसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे पहले चित्र में देखिए, सिपाही जो है वो संकेत के माध्यम से ये बता रहे हैं कि कब सड़क पर चलना है, कब वाहन चलेंगे। और दूसरे चित्र के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि अध्यापिका कक्षा में चुप रहने का निर्देश बच्चों को दे रही हैं, संकेत के माध्यम से बता रही हैं। अब सांकेतिक भाषा जो है उसकी कुछ सीमाएं इसलिए हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो संकेत हम कर रहे हैं या जो संकेत बता रहा है कोई वह दूसरे को या सामने वाले को समझ में आ जाए। इसलिए इसकी कुछ सीमाएं हैं। हर व्यक्ति को ये समझ में ज़रूरी नहीं है कि जो भी वो सामने वाला बताना चाहता है वो समझ में आ जाए। अब आगे के चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। उपयुक्त चित्र व संवादों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को कह सकते हैं। अब इन चित्रों को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें संवाद के माध्यम से मतलब बोलकर जो है भावों और विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए, सोनिया, कल तुम दुकान पर क्या कर रही थी? और दूसरी महिला बोलती है, मोना, मैं गहने खरीद रही थी। मतलब इस चित्र में बोलकर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, आपसी वार्तालाप हो रही है। और दूसरे चित्र में जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको समझा रहे हैं। मतलब लिखकर जो है भाषा का आदान प्रदान हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बोलकर या लिखकर भाषा का या भावों का, हमारे जो भाव हैं उनका आदान प्रदान किसके माध्यम से हो रहा है? लिखकर या बोलकर। तो उपयुक्त चित्रों व संवादों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को कह सकते हैं तथा दूसरे की बात को समझ सकते हैं। इस प्रकार बोलकर, सुनकर, लिखकर आदि से भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। मतलब हम भाषा में भावों को क्या कर सकते हैं? बोलकर आदान प्रदान कर सकते हैं या दूसरों को समझा सकते हैं, या सुनकर या लिखकर। मानव मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा मतलब क्या होता है? या तो लिखकर आप अपने विचार प्रकट करेंगे, बोलकर प्रकट करेंगे। मतलब यदि अभी मैं बोल रही हूँ इसका मतलब आप सुन रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये है कि मैं मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। मतलब अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान बोलकर कर रही हूँ। तो ये हो गया भाषा। अब आइए हम भाषा के बारे में और जानते हैं कि विश्व में और भारत में कितनी भाषाएं और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी आदि। और हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती आदि।
बच्चों, विश्व में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, ये सब हमें पता है। और जैसे भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत में भी अनेक भाषाएं प्रचलित है। जैसे आप गुजरात में जाएंगे तो गुजराती भाषा का प्रयोग मिलेगा, मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो आपस में अपने भावों का, विचारों का आदान प्रदान किस भाषा में करेंगे? गुजराती भाषा में करेंगे। और उसी तरीके से आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी भाषा का आदान प्रदान, वहाँ के लोग जो है आपस में वार्तालाप या बातचीत करने के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग करेंगे, उसका ही उपयोग करेंगे। तो भारत में हर प्रांत में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। अब भारत की कुछ भाषाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं और विश्व की कुछ भाषाएं। भारत की भाषाएं जैसे हमने अभी समझा कि हिंदी, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम। और विश्व में भी अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे फ्रेंच हैं, चीनी, उर्दू, रूसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, जर्मन, हिंदी आदि। भाषा के प्रकार। भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा के बारे में हम पढ़ते हैं। भारत के भाषा के जिस रूप से मन के विचारों और भावों का बोलकर या सुनकर आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का मतलब ये है कि बोलकर। जैसे मान लीजिए आपको कक्षा में यदि अपनी बात अपने दोस्त को बतानी है या किस शिक्षक को बतानी है, टीचर को बतानी है, तो आप कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? बोलकर, मतलब मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे, बोलकर बताएंगे। अपने घर में भी जैसे आप अपनी मम्मी से, पापा से यदि कोई चीज़ मंगवानी है आपको या कोई चीज़ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? बोलकर। आप अपनी बात को या अपने विचारों को दूसरों तक या अपने घर के लोगों तक, मित्रों तक ऐसे पहुंचाएंगे बोलकर। उसी तरीके से भाषा का दूसरा प्रकार जो होता है वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब जब कोई व्यक्ति लिखकर या पढ़कर विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मतलब जैसे पहले के ज़माने में, मतलब आज तो ऐसा प्रयोग, चिट्ठियों का, पत्रों का प्रयोग जो है बहुत ही कम प्रचलन में हो गया है, पर पहले जो है हाल चाल जानने के लिए या कुछ भी बात बताने के लिए चिट्ठी या पत्र लिखा जाता था। तो अब पत्र किस तरीके से? लिखकर मतलब अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान किस तरीके से हो रहा है? लिखकर हो रहा है, मतलब लिखित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लिखित भाषा का प्रयोग करने के लिए लिखकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। आजकल उसका प्रयोग प्रचलन में बहुत कम है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप चल गया है, आजकल फेसबुक है, आजकल बहुत सारे साधन हैं जिससे आप मिनटों में फटाफट से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। और पत्र में पहले तो बहुत समय लगता था पहुंचने में। तो भाषा जो है उसको हम बोलकर और लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अब व्याकरण। अब हमने भाषा के बारे में तो जान लिया, भाषा को लिखकर और बोलकर प्रकट कर सकते हैं, हमने ये जान लिया। अब व्याकरण जो है वो जानना क्यों बहुत आवश्यक है? बच्चों, व्याकरण जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस भाषा को हम बोल रहे हैं या जिस भाषा को हम लिख रहे हैं वो भाषा शुद्ध भी है या नहीं, जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा हमारे लिए शुद्ध है या नहीं, हम लिख रहे हैं उस भाषा का प्रयोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध या व्याकरण की दृष्टि से सही है या नहीं, उसका व्याकरण के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का बोध होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हम मिठाई खाया। अब यदि इस वाक्य को मैं पढ़ूंगी, इस वाक्य को यदि मैं बोलूंगी तो आपको अचानक से ये बात समझ में आएगी कि हम मिठाई खाया जो वाक्य है वो गलत है। ठीक है, उसी तरीके से सही वाक्य होगा उसने मिठाई खाई। अब यदि मैंने यह बोला कि राम
स्कूल गई। अगर मैंने ऐसा बोला तो आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि राम स्कूल गई नहीं होगा, राम स्कूल गया ऐसा होगा। तो ये कैसे समझ में आया आपको? ये व्याकरण के द्वारा समझ में आया, क्योंकि आपने व्याकरण पढ़ी है। व्याकरण के नियम को यदि हम जानते हैं तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने अशुद्धि कहाँ की है, हमने कहाँ किसका गलत प्रयोग किया है। तो बच्चों, व्याकरण जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जिस भाषा का प्रयोग हम लिख कर या बोल कर रहे हैं, उस भाषा में जो शब्दों का प्रयोग हमने किया है, जिन नियमों का प्रयोग है, तो वो सही है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है या नहीं, वो हमें व्याकरण ही बताएगी। तो जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का बोध होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। और हमारी अशुद्धियों से बचने के लिए भी और भाषा का ठीक ठाक प्रयोग करने के लिए भी व्याकरण बहुत आवश्यक है। अब अगर अशुद्धियों से हमें बचना है तो हमें व्याकरण तो पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर हम कुछ भी बोले जाएंगे और अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान हम किस तरीके से करेंगे? फिर सही तरीके से हम नहीं कर पाएंगे, हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं समझा पाएंगे। इसलिए व्याकरण जानना अति आवश्यक है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के निम्नलिखित 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण होती है, यह सभी को पता है। और इस भाग में मतलब वर्ण विचार में क्या क्या किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग के बारे में विचार किया जाता है। उसी प्रकार शब्द विचार है। शब्द विचार मतलब वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और इस भाग में शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, रचना आदि के विषय में विचार किया जाता है, वो है शब्द विचार। अब तीसरा है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में शब्दों से वाक्य बनते हैं, और इस भाग में क्या किया जाता है? वाक्यों के भेदों, रचना, विराम चिन्हों आदि का विचार किया जाता है। और पद विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप और तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। अब है लिपि। भाषा का प्रारंभिक रूप बोली है। विकसित होने पर इसके लिखित रूप की ज़रूरत महसूस होने लगी। फिर हर ध्वनि के कुछ चिन्ह निश्चित किए गए, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। मतलब यदि भाषा को हमें बोलकर प्रकट करना है तो हम बोलेंगे, और यदि हमें लिखकर प्रकट करना है तो यदि हम किसी भी भाषा को लिखेंगे कैसे, उसके लिए कोई ना कोई चिन्ह निर्धारित किए जाएंगे। और किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए हमें जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वही लिपि कहलाता है। और लिपि जो है, लिपि भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है कि किसी भाषा को किस तरीके से लिखा जाता है, वो लिपि के माध्यम से। अतः विश्व के समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे भाषाएं और उनकी लिपियां। भाषा जैसे संस्कृत भाषा, तो उसकी लिपि है देवनागरी लिपि। कश्मीरी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली देवनागरी लिपि, और जर्मन जो है वो रोमन में, और उर्दू जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। उसी प्रकार कोंकणी जो है वो देवनागरी लिपि में, और बंगाली बांग्ला में, अंग्रेज़ी रोमन में, फ्रांसीसी रोमन में, और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। तो बच्चों, हमने यहाँ जाना कि भाषाएं, जो भी भाषा होती हैं, विश्व में समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। मतलब ध्वनि को लिखने के लिए किसी न किसी चिन्ह का प्रयोग हमें करना होगा, तो उस चिन्ह को या लिखने के ढंग को हम लिपि कहेंगे। अब बोली। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इस विशाल देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग बोली जाती हैं। बोली का स्वरूप अपने अपने क्षेत्र में बदलता रहता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को
बोली कहते हैं। बच्चों, बोली का मतलब ये है कि बोली का जो क्षेत्र होगा वो क्या होता है, सीमित होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर जो है वो बोली में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर राजस्थान में हैं तो मारवाड़ी जो बोली है उसका प्रयोग करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ से दूसरे प्रांत में हमें कहीं जाना है तो बोली में भाषा में जो परिवर्तन है, और भारत में तो हर चीज़ में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। अनेकता में एकता जो है भारत की विशेषता आपको पता है। तो हमारे भाषा में, बोली में, खान पान में, रीति रिवाज में, पहनावे में, हर जगह आपको परिवर्तन, इतनी सारे बदलाव जो हैं वो दिखाई देंगे। तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो बोली कहलाता है। मतलब हर क्षेत्र में जो है बोली में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। हिंदी के अतिरिक्त प्रत्येक देश, प्रत्येक प्रदेश की अपनी अपनी अलग बोली होती है। जैसे अब देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम यदि जाएंगे तो वहाँ अवधी भाषा का प्रयोग, अवधी बोली का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार बिहार में जाएंगे तो भोजपुरी बोली जाती है, और हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणवी का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थानी लोग क्या करेंगे, मारवाड़ी जो बोली है उनकी, उसका प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे हमें। उसी प्रकार कश्मीरी में डोंगरी, और उत्तरांचल में गढ़वाली या कुमाऊनी जो उनकी बोली है वो उस बोली में अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मतलब ये है कि राजस्थान से यदि बाहर गए, राजस्थान के बाहर यदि हमने जाने का यदि मौका मिला तो क्या होगा, वो बोली का, वो फिर भाषा में और बोली में परिवर्तन मिलेगा आपको। उसका प्रयोग करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, ऐसा। तो इसीलिए बोली का जो सीमित क्षेत्र है वो इसीलिए होता है कि बोली एक सीमित क्षेत्र में ही चलती है, उसी एरिया में चलती है। इसीलिए बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित कहलाता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में अब हम पढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिनका प्रयोग लगभग सारे राष्ट्र में किया जाता है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब देखिए, हिंदी भाषा को जानने वाले पूरे भारत में बहुत ज़्यादा प्रतिशत में नहीं तो कम प्रतिशत में, पर पूरा जैसे हिंदी भाषा को जानने, पूरी भाषा यदि समझ में नहीं आ रही है तो मान लीजिए थोड़ी ही समझ में आ रही है, पर मिल जाएंगे। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाती हूँ भाषा और बोली को। जैसे राजस्थान है तो यहाँ यदि मारवाड़ी बोलेंगे तो मारवाड़ी की बात जो है वो समझ में आ जाएगी। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी भावों को, अपने विचारों को, अपनी बात का आदान प्रदान मारवाड़ी में, राजस्थानी में कर सकते हैं। अब मान लीजिए यही व्यक्ति साउथ में, दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में जाए, तमिलनाडु में ही जाए, और वहाँ पर यदि इसी बोली का प्रयोग करेंगे, राजस्थानी या मारवाड़ी, तो वहाँ इस बोली को समझने वाला बहुत कम लोग मिलेंगे या नहीं के बराबर मिलेंगे। उसी तरीके से वो लोग यदि तमिलनाडु का यदि कोई यहाँ आ जाए और वो अपनी भाषा में बोले तो क्या होगा, यहाँ पर समझने वाले कम मिलेंगे। तो बोली और भाषा, और उसी तरीके से यदि हिंदी को यदि प्रयोग किया जाए तो मान लीजिए पूरी समझ में भले ही नहीं आ रही हो, पर कुछ न कुछ प्रतिशत जो है, कुछ न कुछ बात जो है वो आसानी से वो समझ जाएंगे, क्योंकि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी में ही सारा जो काम है हमारा हिंदी में ही चलता है। आप टीवी में भी देखेंगे हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो सर्वाधिक किया जाता है। हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हिंदी को जानने वाले पूरे भारत में मिल जाएंगे। इसी प्रकार राजभाषा क्या होती है? राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। मतलब सरकार जो है अपना कामकाज भी किसी न किसी भाषा में तो करेगी, उसको हम राजभाषा कहते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है राजभाषा कहलाती है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी मतलब यहाँ की जो सरकार है वह अपना सरकारी जो भी कामकाज है वो किस भाषा में करेगी? हिंदी भाषा में करेगी। इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है, राजभाषा का भी मिला है और हिंदी हमारी राजभाषा भी है। तो बच्चों, आज के इस अध्याय में हमने भाषा के प्रकार, लिपि के बारे में जाना, व्याकरण के बारे में जाना, व्याकरण के अंग के बारे में जाना और राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।